तो चलिए जी शुरू करें। हाँ, शुरू किया जाए। तो नमस्कार, जोहार और क्या क्या बोलते हैं, हजरात ना इस्लाम में, सत श्री अकाल किस में, सिख धर्म में, गुड मॉर्निंग किस में, ईसाई धर्म में, भारत में नमस्ते ही। चलिए तो शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है। और इसमें हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2 और यह हमारा पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 4 और यूनिट 2 कैसे, दो वीडियो मैंने ऑलरेडी आगे ही बना चुका था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, तो अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, यूनिट 1 और 2 सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2, और ये हमारा है यूनिट 2 जिसमें हम लोग भारत की आर्थिक संरचना के बारे में जानेंगे। आर्थिक संरचना, ठीक है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना है भाई, कैसे जी, काम कीजिए ना, सही हो जाएगा। तो आर्थिक संरचना यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है भारत में, हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। तो कौन कौन देखें, क्या है उसको, क्या नाम बोलते हैं यार, हम भूल रहे हैं, जो वो वेब सीरीज का नाम। चलिए आप लोग वेब सीरीज देखते हैं, मैं तो देखता हूँ मिर्ज़ापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, द फैमिली मैन, और क्या क्या है, मनी हेस्ट, अपहरण, और भी बताएंगे क्या, पंचायत ना। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय विकास की नीतियाँ सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया, अगर क्वेश्चन आ जाए इससे जुड़ा कुछ भी, जैसे कि भारत में राष्ट्रीय विकास की कौन सी नीतियां हैं, ठीक है। चाहे भारत में राष्ट्रीय विकास नीतियों का क्या योगदान है भारत की आर्थिक संरचना में, ठीक है। यानी कि यह भी पूछ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आए राष्ट्रीय विकास से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो आपको ये आंसर करना है, समझ गए। चलिए, तो क्या आंसर करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दे दिया है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा भारत में राष्ट्रीय विकास की नीति। देखिए आपको मालूम है नीति किसे बोलते हैं, तो किसी विशेष टॉपिक पे प्लान बनाते हैं और उस पर जो हम लोग काम करते हैं उसी को नीति बोलते हैं, ठीक है। तो राष्ट्र विकास नीति, नाम सुनने से ये होता है कि किसी भी देश के विकास के लिए जो प्लान तैयार किया गया है उसी को बोलते हैं राष्ट्र विकास नीति, ठीक है। अगर आप कभी एग्जाम में, ऐसा भी होता है बहुत टाइम कि आप एग्जाम में बिल्कुल ना पढ़ के गया हो, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो आप केवल समझ के आंसर कर सकते हैं। हाँ हाँ, सोशल साइंस तो यही है, ठीक है, कि अगर आप जो है, अगर आपका दिमाग है तो आप सोच के भी, दिमाग लगा के 60% क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। 40% जो है वो डिपेंड करता है आपके पढ़ने पे, फैक्ट्स वगैरह पे, ठीक है। तो भारत में राष्ट्र विकास की नीतियाँ सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करने, ठीक है, सतत विकास को चुनौती की, जितने भी चुनौतियां हैं उन सभी को दूर करने, ठीक है, और सतत विकास को सुनिश्चित करने और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। मतलब समझे कि जितना भी राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे जितना भी प्लान बनाया जाता है डेवलपमेंट का, ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति सही हो सके, लोग अच्छे से सामाजिक अपना जीवन जी सके, ठीक है। जैसे शौचालय योजना आया, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, छोटा सा एकदम रूम है, कोई यूज भी नहीं करता है उसको, करता है क्या, बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कि खराब है भाई, कि हम 12,000 रुपया आर्थिक क्या दे रहे हैं, 12,000 रुपया आर्थिक सहायता दे रहे हैं, तो आदमी 12,000 में बाथरूम में बनाना शुरू कर दिया। अरे भाई वो आर्थिक सहायता है, ठीक है, लेकिन आदमी सोचता है कि 12,000 में बाथरूम बनाना है। नहीं नहीं नहीं, अपने से कुछ मिलाओ और बनाओ, ठीक है। तो लोगों की क्या है, ये सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का एक प्रयास है, ठीक है। तो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास है, लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो आपको थोड़ा सा हाई लेवल बनाने के लिए आर्थिक योजनाएं बनाई जाती है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो हमको मालूम है कि भारत में भूखे नंगों की संख्या एकदम कतार लगी हुई थी। भारत का आदमी विज्ञान पे ज़्यादा और धर्म, सॉरी, विज्ञान पे कम और धर्म पे ज़्यादा विश्वास करता है। कैसे, चलिए एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए पहली बात, मैं पढ़ाता कम हूँ, बकैती ज़्यादा करता हूँ, लेकिन जो भी करता हूँ आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियरी होता है, ठीक है। वास्तव में लिखिएगा ऐसा ही, ठीक है, कि भारत का आदमी धर्म पे ज़्यादा और विज्ञान पे कम विश्वास करता है। यही कारण है कि भारत की यही दुर्दशा है आज, ठीक है। क्या है, प्याज क्या है, प्याज बताइए, प्याज क्या है और लहसुन क्या है, शाकाहारी या मांसाहारी? आप लोग काफी बोलती बंद हो गया ना, बहुत से आदमी बोलेगा नहीं मांसाहार है, प्याज लहसुन मांसाहार है, बुड़बक मांसाहार है, हैं? तो फिर बैगन भी मांसाहार है, आलू भी मांसाहार है,
सिंपल सी बात है कि प्याज लहसुन शाकाहार है। जब हम इसकी खेती करते हैं, ठीक है, तो ये कैसे मांसाहार हुआ? सिंपल सी बात है। अगर आप मानते हैं कि शाकाहार है तो आप विज्ञानी हैं। अगर आप मानते हैं कि आप मांसाहार हैं तो आप विज्ञान को कम और धर्म को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है, आपकी प्रगति के लिए। चलिए, तो अगर आप प्याज और लहसुन मेरे लिए तो शाकाहार है भाई। जब मैं खुद देख रहा हूँ कि प्याज लहसुन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, ठीक है, एक उपज रहा है जो शाकाहार का जो सारे गुण होते हैं वो सारे गुण हैं इसमें, फिर भी हम मांसाहार बोलें केवल इस दृष्टिकोण से कि किसी का जो है मीट है, क्या बोलते हैं, ऋषि का मीट है आपका मांस, प्याज तो, और हड्डी तो है लहसुन, और खून तो है मसूरी दाल। गजब गजब, मान गए बस भारत के आदमियों को, ठीक है। तो यही है, यही कारण है कि भारत का आदमी जो है गरीब है। क्यों? क्योंकि विज्ञान को हम लोग कम तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्र जैसे कि कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे में सुधार लेने हेतु योजनाबद्ध तरीके से विकास नीतियां लागू की, ठीक है, विकास नीति लागू की। हमने सल्फेट फास्फेट लाना शुरू किया, ठीक है, ताकि लोगों के आर्थिक जीवन बदल सके। हमने हरित क्रांति लाया। क्या लाया? हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति लाया ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपज सके। तो आदमी क्या बोलने लगा? ना सल्फेट कर खाना लाओ, ज़्यादा खावे तो मर जीवे। अरे भाई, मर मर के जीने से अच्छा है कि खाओ और एक ही बार में मरो, वही ना है जी। तो आखिरकार आदमी ने अपनाया सल्फेट और फास्फेट को अपनाया, ठीक है, यूरिया को अपनाया, खाद को अपनाया, डीएपी को अपनाया, लेकिन बाद में, ठीक है, शुरू शुरू में नहीं अपना रहा था, बोल रहा था नहीं सल्फेट का खाना है, खाएगा तो मर जाएगा। जैसे अभी इंटरकास्ट मैरिज को आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर 50 साल बाद सपोर्ट करेगा, क्योंकि समय को बदलने में, लोगों को बदलने में सपोर्ट लगता है, ठीक है। जैसे अभी बाहर में सोच कर रहा है आदमी, लेकिन 50 साल बाद नहीं और 20 साल बाद ही कोई सोच नहीं करेगा बाहर में, ठीक है, क्योंकि लोगों को बदलने में समय लगता है, टाइम लगता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो आपको भी नया सोच लाना होगा, नया वैज्ञानिक तरीके से सोचना होगा, तभी आप अपने आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे पर्यावरण की स्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, तभी आप इससे अच्छे स्तर पे ले जा पाएंगे, ठीक है। इन नीतियों का उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन, ठीक है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। भारत में पंचवर्षीय योजना आई। क्या आई? 5 वर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान आया, ओके, 5 ईयर प्लान। इसमें क्या हुआ? तो जब 5 ईयर प्लान आया तो इसमें 1991 में आया। अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो नोट कर लीजिएगा। 1951 में, 91 मैंने बोल दिया ना, सॉरी, 1951, 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना आई। अच्छा, मैं पंखा चालू कर देता हूँ यार, क्योंकि ना लोगों का आवाज़ सुनने से अच्छा है कि हम अपना पंखा का आवाज़ सुन ले। थोड़ा सा कम कर देते हैं। 1 नंबर पे चलेगा पंखा, 1 नंबर पे। चलिए, 1 नंबर पे पंखा चल रहा है, अब ज़्यादा सुर नहीं सुनाई देगा। तो देखिए, भारत में 1991 में पंचवर्षीय योजना आई। पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, जिसमें कृषि पे बल दिया गया। क्यों कृषि पे बल दिया गया? क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। उस टाइम पे मैंने क्या बताया, भारत में भूखे नंगे व्यक्ति बहुत थे, ठीक है, अंग्रेजों से शोषित हुए थे, ठीक है, टैक्स दे दे के थक गए थे अंग्रेजों के। तो सबसे पहले हमें खाना चाहिए जीवन जीने के लिए, ठीक है, इसलिए 1951 में सबसे पहले हमें कृषि योजना अपनाई। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, जिसे गड़गिल योजना के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया गया? गड़गिल योजना, ठीक है, गड़गिल योजना जी, हाँ, गड़गिल योजना। तो ना हेरोस डोमर मॉडल, हेरोस डोमर मॉडल, ठीक है, हेरोस डोमर मॉडल अपनाया गया, और इसमें जो है कृषि पे बल दिया गया ताकि लोगों को अच्छी, मतलब कम से कम भरपेट खाना मिल सके, ठीक है, और इसमें हम लोग सफल भी हुए, ठीक है, लेकिन उतना सफल नहीं हुए। फिर जब बाद में हरित क्रांति आया, ठीक है, बाद में हरित क्रांति आया, तब जाके हम लोग पूरी तरह से जो है अपना पेट भर खाना खाने लगे। अभी तो खाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार ने प्राथमिक क्षेत्रों वालों को चिन्हित किया और उनके अनुसार संसाधन आवंटित किए। उदाहरण के तौर पे हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया, और उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को जोड़ा। अब ये उदारीकरण और वैश्वीकरण क्या है?
देखिए बहुत सारा चीज़ हमारे देश में नहीं उगाया जाता है, ठीक है, उसको विदेश से मंगाया जाता है। और बहुत सारा चीज़ जो हमारे देश में उगाया जाता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको विदेश में ले जाकर बेचना होता है, ठीक है। इसके लिए एक तैयार किया गया क्या कारण, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब विश्व में आप किसी भी जगह पे जाकर के अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है। किसी दूसरे देश में जाकर के आप अपना सामान बेचिए और कोई दूसरे देश का व्यक्ति आपके देश में आकर के अपना सामान बेचेगा, ठीक है। ये केवल खाने पीने की चीज़ नहीं बल्कि अन्य सामान भी है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, रेडमी का, रियलमी का आप लोग के पास मैक्सिमम होगा, ओप्पो, वीवो, ये सब क्या है, फॉरेन प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये वैश्वीकरण का एक उदाहरण है, ठीक है। वैश्वीकरण का एक उदाहरण है कि विदेश का सामान आप अपने देश में बेच सकते हैं, मतलब कोई भी विदेशी व्यक्ति, ठीक है, अपने सामान का आदान प्रदान करके बेच सकता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। और हाल की नीतियों में डिजिटल इंडिया आया, मेक इन इंडिया आया, आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया जैसी कई पहले शामिल हैं जिनका लक्ष्य तकनीकी प्रगति है। उदाहरण दे दीजिएगा आप किसका, तो फोन पे, गूगल पे, जितना भी यूपीआई है, यूपीआई का फुल फॉर्म मालूम है, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ना, यही होता है ना। चलिए, तो औद्योगिकरण और मानव संसाधन विकास के माध्यम से समग्र राष्ट्र का विकास सुनिश्चित किया गया। तो यही है राष्ट्रीय विकास नीतियाँ, ठीक है। राष्ट्र के विकास के लिए जो जो नीतियों का तैयार किया गया उन्हें राष्ट्र विकास नीति बनाया गया। आप इसे पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपना भाषण लिख लीजिए, लेक्चर लिख लीजिए। और एक चीज़ जान लीजिए, सोशल साइंस में बिना लेक्चर लिखे, मतलब बिना अपना दिमाग लगाए, आप जो है ना अच्छा आंसर तैयार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए बोला भी जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, समझे भाई, अपना ज्ञान लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जो बोल रहे हैं, ये लिखा है, ये कोई ना कोई आदमी तो लिखा होगा ना, तो वो भी आदमी था, बस अंतर इतना है कि वो ज़्यादा थोड़ा पढ़ा लिखा था, आप थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप नहीं पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास दिमाग है, ठीक है। तो आप भी अपना आंसर लिखिए थोड़ा सा। तो पॉइंट वाइज लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखिएगा, तो एक नंबर, सबसे पहले तो भाषण दीजिएगा कि भारत में इस तरह से हुआ था और सभी लोगों के विकास के लिए, पूरे देश के विकास के लिए हम लोग ये योजनाएं बनाते हैं। फिर एक नंबर पॉइंट, पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट टाइम से मैं ना पॉइंट वाइज करके लिखूंगा, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट क्या लिखिएगा, तो हरित क्रांति, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट लिख दीजिएगा आधुनिक तकनीक, जैसे कि डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट। ये सब क्या है, आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का एक जरिया है और राष्ट्र के विकास का एक तरीका है, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट लिख दीजिए कई सरकारी योजनाएं चली, जैसे कि आप बोल सकते हैं मनरेगा योजना, अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। मनरेगा योजना चला, उसके अलावा नरेगा चला, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना चला ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति सही हो सके, कम से कम घर उर बना दे, ठीक है। चलिए, फिर प्रधानमंत्री स्वच्छ योजना चला जिसके तहत शौचालय, बाथरूम बनाया गया, ओके। जो लोग इंग्लिश में है वो लोग पढ़ लीजिएगा नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। आर डिजाइन टू एलिमिनेट सोशल, इकोनॉमिक एंड रीजनल डिसपार्टीज, ठीक है, एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपलिफ्ट, ठीक है। अंडरस्टैंड आपको कर लेना सारी चीज़ें। और फिर आप इसका आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश का, हाँ इंग्लिश का तो है। चलिए, एक मैं सर्वे कर रहा हूँ, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए उसको बाद में देखेंगे। भारत में योजना अवधि के दौरान, भारत में योजना अवधियों के दौरान आर्थिक योजना और नीतियों के लक्ष्य और उपलब्धियों के बारे में आपको इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनेगा इसमें कि भारत में योजना अवधियों के दौरान आर्थिक योजनाओं और नीतियों के लक्ष्यों को लिखें, या फिर भारत में आर्थिक योजनाओं के लक्ष्य क्या थे, ठीक है। वो राष्ट्रीय विकास योजना था और ये आपका आर्थिक योजना था। दोनों क्वेश्चन सेम, थोड़ा सा डिफरेंट काटता है, ठीक है, लेकिन दोनों को आप एक दूसरे से रिलेट करके लिख सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1951 में। या क्वेश्चन आएगा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में लिखें, ठीक है, तो भी आपको यही आंसर करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में योजना आयोग के बारे में बताइए, ठीक है, तो भी आपको यही आंसर करना है, ओके, जो भी आए। या फिर भारत में उदारीकरण के बारे में बताइए, तो भी आप ये लिखिएगा, ये उदारीकरण था ना, यहाँ पे हमारा कहाँ गया, चला गया ना। चलिए, उदारीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
उदारीकरण को बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश वाला वर्ड तो नहीं मिल रहा, डेवलपमेंट ना, छोड़िए यार, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं ना, वैश्वीकरण को बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं उदारीकरण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ना अभी थोड़ा सोया हुआ था, जस्ट सो के उठा हूँ और आप लोग के लिए वीडियो तैयार करने लगा। तो ये हमारा रिसर्च चल रहा है और मैं रिसर्च कर रहा हूँ झारखंड में कि व्हाट इज द राइट एज फॉर मैरिज। आप क्या मानते हैं? 19 to 22, 27 तक, 23 to 27, 28 to 35, और अगर आप 35 से भी ज़्यादा करते हैं तो मैं बोलूँगा साधु बनने का टाइम आ गया। ठीक है, चलिए अपना अपना कमेंट आंसर में कीजिएगा ये 3 में से क्या सही है, और जो चौथा जिसको जिसको बनना है वो चले जाइए। ठीक है, बुला रहा है आपको, कहाँ पे? चलिए ऊपर चलिए, कैलाश पर्वत। ठीक है, तपस्या कीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो भारत में योजना अवधियों के दौरान आर्थिक नियोजन और नीतियों के लक्ष्य उपलब्धियां। ठीक है, इसमें क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग, गोल्स एंड अचीवमेंट ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। तो ये दरअसल पंचवर्षीय योजना का ही पूरा का पूरा बात बोला गया है। ठीक है, योजना अवधि, पंचवर्षीय योजना। और एक चीज, जिसको ये बनना है साधु, वो उसके लिए एक मैं सजेशन दे रहा हूँ, आप क्या कीजिए, आप वैज्ञानिक बनिए। ठीक है, वैज्ञानिक बनिए, अपना पूरा जीवन इस पर रिसर्च कीजिए। सच बता रहा हूँ, बहुत काम आएगा हमारे देश के। अगर जो ठान लिए हैं कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, ठीक है, हालांकि मैं भी रिसर्च करूँगा, लेकिन मैं सब कुछ सेवा सुख भोग के करूँगा यार। चलिए, तो हमारा क्या है कि भारत में योजना अवधि के दौरान नियोजन नीतियों और लक्ष्य पे उपलब्धियां। देखिए, भारत में योजना अवधि मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में चलाई गई, जिनका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक संसाधनों का योजनाबद्ध और क्या करना, तो समुचित उपयोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई? 1951 से 56, जिसमें किस पे बल दिया गया? कृषि के उत्पादन पे, कृषि और सिंचाई पर जोर दिया गया। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना, जब हम लोग कृषि को अचीवमेंट कर लिए, तब हम लोग फैक्ट्री लगाने लगे, फैक्ट्री, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, 1951 से 56 तक कृषि, 1956 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली, जिसमें हम लोग औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बल दिया। ठीक है, और इन योजनाओं का उद्देश्य था कि आत्मनिर्भरता माने कि सबसे पहले हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। ठीक है, खाने के लिए और रोजगार के लिए। रोजगार का हालांकि मुद्दा नहीं सुलझ पाया अभी तक तो चलता ही है आगे। चलिए, विकास की समता, रोजगार सृजन और सामाजिक न्याय। इसके बाद हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना बनती है, कब? 1956 से 61, और 61 से फिर हमारा आता है 65। लेकिन यहाँ पे 65 तक नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मालूम है 1962 में हमारी भारत और चाइना पे एक वॉर हो गया, 1962 में, 1962 में, जिस कारण ये पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाई। ठीक है, पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाई। तो तीसरी से पांचवी योजना तक सरकार ने भारी उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाया। हरित क्रांति और ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति कृषि पैदावार लाया, और इसके लिए विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप लिख सकते हैं नाम, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। विश्व हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन, रवा मन, छवा मन, उसी तरह से नारमन, बोरलॉग। ठीक है, बोरलॉग बोलिएगा, बोरलॉग। ओके, नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व हरित क्रांति के जनक है, और इन्हीं के नॉर्मन बोरलॉग के साथ ही सीखे इनके असिस्टेंट के रूप में कौन थे? MS स्वामीनाथन, ये साउथ के थे। ठीक है, जो भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन। तो एक वैज्ञानिक देखिए रिसर्च करता है तो कितने लोगों को काम देता है, पूरे समाज का भलाई हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मतलब लगता है कि नहीं भाई मैं लाइफ टाइम पढ़ सकता हूँ, तो आप रिसर्च कीजिए। ठीक है, वैज्ञानिक बनिए, समाज को योगदान दीजिए। वैसे भी हमारे भारत में वैज्ञानिक बहुत कम है। ठीक है, साइंटिस्ट। तो हरित क्रांति की जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग विश्व में, और भारत में
MS स्वामीनाथन। 1965-66 में ये आया, तीसरी हरित क्रांति जब चल रही थी, ठीक है, उसके बाद हरित क्रांति आया। ऑपरेशन फ्लड क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर इस पे निबंध लिखने आ गया तो, या फिर नहीं भी आएगा अगर आपको मालूम है तो भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो है इसमें दुग्ध उत्पादन किया जाता है। अमूल दूध जो अभी आप लोग खाते हैं ना, अमूल दूध, सुधा दूध, ठीक है, जितना भी है, और क्या क्या दूध है यार, बहुत सारा, तो जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, अमूल हो गया, सुधा हो गया, इसमें क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड आपका चलाया गया। यह इसको बोलते हैं दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति, ठीक है। जैसा ये हरित क्रांति था उसी तरह से ऑपरेशन फ्लड को बोला जाता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन, ठीक है, दुग्ध, हाँ, दूध को ही दुग्ध कहा जाता है, दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन, ओके। जिसके कारण भारत में जो है बहुत सारे कुपोषित बच्चे थे और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देखिए माँ के गर्भ से जन्म लिए लेकिन उनका जो है प्रॉपर रूप से उस टाइम पे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस कारण बच्चों में भी कुपोषण का शिकार देखने को मिला। तो और इसके लिए क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि नहीं, हम लोग एक स्कीम चलाएंगे जिसके तहत ये रिसर्च किया गया कि दूध कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो फिर उन लोग प्रोडक्ट बनाया, डेयरी प्रोडक्ट, ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन। इसके कौन थे फादर, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है, लिख लीजिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। ये सब साउथ का आदमी है रे भाई साउथ का आदमी ना बहुत टैलेंटेड होता है, वर्गीज कुरियन, कुरियन, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। मेरे पास बोर्ड नहीं है ना तो मैं लिख नहीं पाता हूँ अच्छे से। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे, जो कि गुजरात में श्वेत क्रांति का फैलाव किए और पूरे भारत में भी फैल गया है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट, सुधा दूध, अमूल दूध, ये सब, सुधा तो बाद में आया, सबसे पहले अमूल खुला, ठीक है, और पैकेट बंद दूध डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने आ गया, ठीक है, और जिससे भारत में बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को सस्ते दामों पे दूध मिल गया, ठीक है। तो हरित क्रांति हुआ, ऑपरेशन फ्लड हुआ और श्वेत क्रांति, एक मिनट, ऑपरेशन फ्लड को ही श्वेत क्रांति बोलते हैं ना भाई, ऑपरेशन फ्लड, हाँ वही तो है, चलिए इसी को बोल दीजिएगा ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। तो श्वेत क्रांति जैसे पहले कृषि और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई, फिर छठी और सातवीं योजना में गरीबी उन्मूलन और जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रित किया गया, ठीक है, कि भाई चलो हम लोग तो भारत को आगे बढ़ाएंगे तो जनसंख्या भी कंट्रोल को होना चाहिए ना, लेकिन नहीं कंट्रोल हुआ, ठीक है, फेल हो गया गवर्नमेंट। अभी देखिए हालत क्या है कि विश्व में सबसे आबादी वाला देश भारत है, चीन को पीछे छोड़ दिए हम लोग, इतना स्पीड से भाग रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता है, इसको गौर कीजिएगा, भारत का आदमी पूरे ऊपर से नीचे तक तन को ढका रहता है, ठीक है, पूरा ऊपर से नीचे तक तन को ढका रहता है, ठीक। अमेरिका का आदमी देखिए ये इस तरह से रहता है, मतलब ऊपर भी खुला है नीचे भी खुला है, ठीक है, लेकिन इन लोग जो है कंट्रोल करना सीखा है, ठीक है, और हम लोग नहीं, होने तो भगवान का कृपा है, भगवान का दया है मतलब लॉजिक सुनिएगा ना आदमी का तो दिमाग खराब हो जाएगा तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है, कंट्रोल करना है, क्योंकि आने वाला टाइम में आप लोग भी झारखंड, फिर भारत, ठीक है, मतलब देश को कंट्रीब्यूट कीजिएगा। सो मेरा मानना है 2, और अगर आप ज़्यादा अमीर हैं तो 3, गरीब है तो 1, ठीक है, गरीब है तो 1, गरीब आदमी को कम करना चाहिए, अमीर को 3 तक जाना चाहिए, क्योंकि अमीर आदमी उसका सही रूप से भरण पोषण कर पाएगा, सही रूप से शिक्षा एजुकेशन दे पाएगा, सही रूप से जो है उसको परवरिश दे पाएगा। लेकिन गरीब आदमी खुद खाने का नहीं होता है, लेकिन अपने घर में 5 को 6 को, ठीक है, क्रिकेट टीम बना देता है। भाई क्या बात करते हो सही बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, क्रिकेट टीम वगैरह नहीं आपको रेडी करना है, ठीक है। तो अगर आप गरीब हैं, मतलब ज़्यादा अमीर नहीं है, तो 2 तक ही सीमित रहें, 1 तक ही सीमित रहें, और 1 नहीं 2 तक कर जा सकते हैं। अमीर हैं तो 3 कर लीजिए, और ज़्यादा हाई क्लास हैं तो 4 तक जाइए, ठीक है, जब आप उसके मतलब उसका सही रूप से परवरिश कर पाएँ, ठीक है, मेरा मेन कहना ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोल करने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं कर पाया, क्यों? मेन रीजन था अशिक्षा, भारत के लोगों में अशिक्षा व्याप्त है, ठीक है। हालांकि 8वीं योजना के बाद भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर रुख लिया, ठीक है, रुख किया, जिसके आर्थिक विकास की दर में तेजी आई। कुल मिलाकर योजना
अवधियों ने भारत की आर्थिक बुनियादी को मजबूत किया, लेकिन क्षेत्रीय विषमता और बेरोजगारी, गरीबी जैसी चुनौतियां बनी रही, जो कि आज भी हमारे 21वीं सदी में भी फैली हुई हैं। 2025 में भी सारी चीज़ें व्याप्त हैं, लेकिन कम हो गया है। ठीक है, पहले की तुलना में अब लोग ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग, इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग वाज प्राइमरली कैरिड आउट थ्रू 5-year प्लान्स विच एम फॉर सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। बाकी आप लोग कर लीजिएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बहुत कम है। हाँ है, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो लोग कमेंट करते हैं। देखिए, नई आर्थिक नीति 1991 का लक्ष्य क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति 1991। कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था, वर्ड नहीं, 2 सेंटेंस बताया था कि जब भारत में नई आर्थिक नीति आई, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। कौन है? साउथ के आदमी है। क्या बात कर रहे हैं, सब साउथ का ही आदमी आ रहा है। हाँ यार, पी.वी. नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव। तो पी.वी. नरसिम्हा राव जो है साउथ के व्यक्ति थे और ये भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, जब भारत में नई आर्थिक पॉलिसी आई, नई आर्थिक नीति आई। ठीक है, और उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, कौन थे जी? उस टाइम पे थे मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो इकोनॉमिक्स में पीएचडी किए हैं और बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, मैं जानता हूँ। ठीक है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, बट क्या बोलें कि मतलब ना, थोड़ा सा नेशनल लेवल पे वो डरते थे। चलिए कोई बात नहीं, हर आदमी में हर गुण नहीं होता है, बट बहुत, फिर भी बहुत टैलेंटेड आदमी थे, पीएचडी किए हुए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री, और कौन कौन प्रधानमंत्री जो अभी तक पीएचडी किया था? आई थिंक विभिन्न, कोई नहीं किया है ना भारत के प्रधानमंत्री जो पीएचडी किया हो, केवल वही व्यक्ति है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। पीएचडी किए थे इकोनॉमिक्स, ठीक है, बाहर में, फॉरेन में जाकर के पढ़ के आए थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे। ठीक है, चलिए, तो 1991 में नई आर्थिक नीति आई, इसके लक्ष्य बताइए। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है नई आर्थिक नीति क्या है, या फिर भारत में नई आर्थिक नीति को कब अपनाया, या फिर भारत में नई आर्थिक नीति को अपनाने से क्या लाभ हुआ, कुछ भी पूछे नई आर्थिक नीति को लेकर। ठीक है, तो 1991 में अपनाया गया। ओके, अपनाया गया। हाँ, एनईपी बोला जाता है, ये क्या है? एनईपी। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा एनईपी। एन मतलब न्यू, ई मतलब इकोनॉमिक, पी मतलब पॉलिसी। ठीक है, एनईपी कब आया? 1991 में। तो 1991 में भारत में आर्थिक संकट की स्थिति में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य थे आर्थिक उदारीकरण, यानी कि लोगों को थोड़ा सा जो है आर्थिक इकोनॉमिकी सपोर्ट देना है। ठीक है, निजीकरण, यानी कि प्राइवेट की ओर बढ़ना है, सरकारी मत भुगते रहो, प्राइवेट की ओर बढ़ो आगे। ठीक है, वैश्वीकरण, यानी कि विश्व बाजार की ओर बढ़ावा दो। ठीक है, केवल अपने देश तक, अपने राज्य तक सीमित न रहो, तुम विश्व में भी जाकर के अपना व्यापार को फैलाओ। इस नीति का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर से आगे ले जाकर एक प्रतिस्पर्धा वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन करना है, किससे कंपटीशन करना है? तो विश्व के बाजार से कंपटीशन करना है। और एक चीज जान लीजिए, अगर आपको वर्ल्ड लेवल में कुछ अच्छा करना है तो आपको वर्ल्ड से कंपटीशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन सही है कहाँ पे? कंपटीशन तैयारी करने के लिए सही जगह नहीं है। कंपटीशन का तैयारी करना गलत है। 2 साल से ज़्यादा, 2 साल मैं मानता हूँ सही है, 2 साल तक कीजिए, करना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा नहीं। कंपटीशन कहाँ पे करना है? आपको वर्ल्ड लेवल पे करना है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे कीजिए, दूसरे अमीर आदमी से कीजिए, दूसरे व्यापार से कीजिए, दूसरे जो आपके फील्ड में उससे कंपटीशन कीजिए। ठीक है, ताकि आप खुद को बेहतर बनाएं। तो हमारा भारत भी कंपटीशन करने लगा, किन देशों से? व्यापारिक देशों से, जैसे अमेरिका से, चाइना से, ब्राजील से, जापान से, ठीक है, फ्रांस से, रूस से, इन सभी से कंपटीशन करने लगा, ताकि हमारा भी विश्व बाजार में अच्छी गुणवत्ता का इकोनॉमिक कंडीशन बने। ठीक है, और अभी भारत जो है विश्व अर्थव्यवस्था में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हाँ जी हाँ, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो अमेरिका है। सेकेंड नंबर पे कौन है? तो चाइना है। थर्ड पे कौन है? रसिया है। फोर्थ पे कौन है? फोर्थ वाला मालूम नहीं है।
और 5th नंबर पे कौन है, हमारा भारत है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए मुख्य लक्ष्य। तो नई आर्थिक नीति जो आया, आर्थिक वृद्धि को तेज करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना। ठीक है, यानी कि विदेश का आदमी यहाँ के यहाँ पे फैक्ट्री लगाए। ठीक है, अपना अपना इनोवेशन यहाँ पे दे। ठीक है, विदेशी आदमी हमारे भारत में आके फैक्ट्री बसाए, जिससे विदेशों के लोगों को मैन पावर चाहिए और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेक्निकल। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, हमारे पास टेक्निकल की कमी है। ठीक है, मैन पावर हमारे पास बहुत ज़्यादा है। लो ना भाई, विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, लो पूरा लो जितना लोग चाहिए। ठीक है, तो लोगों, विश्व की कंपनियों को लोग चाहिए और हमारे पास लोग पूरा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई हमारे पास आदमी मैन पावर बहुत ज़्यादा है, तो क्या करें कि हम जो है विश्व के कंपनियों को अपने देश में बैठाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, आपकी कंपनी भी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया। ठीक है, आप इस पर आप 50 वर्ड आराम से लिख सकते हैं। सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज को समाप्त किया गया। देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, विदेशी लोग यहाँ पे कंपनी बसाना क्यों नहीं चाहती है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी बसाती है तो गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगा देते हैं कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, टैक्स नहीं है। ठीक है, और आप विदेशी कंपनी है, आपको बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा, आप हमारी चीज़ों का शोषण करने लगेंगे। तो ये बहुत सारे उनको जो है टर्म्स एंड कंडीशन था, जिस कारण विदेशी कंपनी यहाँ पे जो है फैक्ट्री बसाने नहीं चाहिए। तो उसके लिए सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया कि भाई तुम डायरेक्ट कंपनी लगाओ। ठीक है, और बस लगाओ और यहाँ के लोगों को रोजगार दो, अपना भी बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हाँ, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा, जैसे कि पर्यावरण पे जितना आप नुकसान कीजिएगा उतना आप पेड़ लगाइएगा, ऐसा ऐसा कुछ टर्म्स कंडीशन रखा गया। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाना, जो पब्लिक सेक्टर है उसको कंपटीशन लगाया गया। ठीक है, और अभी देखिए झारखंड में क्या, झारखंड में बोल रहा हूँ, भारत पे क्या हो रहा है कि सभी चीज़ें प्राइवेटेशन हो रहा है, पब्लिक सेक्टर हो रहा है। अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा और डिटेल में। ठीक है, ताकि आप समझ पाएंगे। निर्यात को बढ़ावा देना और व्यापार घाटे को कम करना। ठीक है, एक्सपोर्टिंग, निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट करना। ठीक है, आयात मतलब होता है इंपोर्ट करना। किसी भी देश से जब हमारे देश में सामान आता है तो उसको आयात बोलते हैं। ठीक है, और जब हमारा देश किसी अन्य देश को अपना सामान भेजता है तो उसे निर्यात बोलते हैं। तो निर्यात को बढ़ावा दिया गया कि हम अपना सामान विश्व स्तर पे बेचें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और हम व्यापारिक घाटे को कम कर सकें। ठीक है, फायदा में रहें। ओके, फिर नई नीति के तहत कई सुधार लाए गए। नई नीति के तहत कई सुधार किए गए, जैसे कि विदेशी निवेश की अनुमति दी गई, टैक्स हटाया गया, जीएसटी लाया गया। ठीक है, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में निजीकरण और उद्योग में लाइसेंस को कम किया गया। ठीक है, इस नीति के तहत जो है जीडीपी, हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं, वृद्धि दर में तेजी आई और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। भारत में वैश्विक निवेश का गंतव्य बन गया। ठीक है, हालांकि इससे आय की असमानता और बेरोजगारी जैसे नए सामाजिक आर्थिक मुद्दे जो हैं सामने आए। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें होने लगी। आपको मैंने एक वर्ड यहाँ पे नहीं समझाया, सार्वजनिक और क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बनाना। ये क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। आपने पीएसयू जॉब का नाम सुना है? पीएसयू जॉब काफी प्रचलन में है। पीएसयू, पीएसयू जॉब क्या है? कोई आदमी सेल में काम कर रहा है। सेल का नाम सुने हैं? बोकारो में एक स्टील कंपनी है सेल, हमारे बगल में ही है, SAIL। ठीक है, बहुत बड़ा है यार, हम लोग जाते हैं ना तो मतलब कितना, लगभग 18 किलोमीटर इसका बाउंड्री फैला है। हाँ हाँ यार, पूरा बोकारो इसी में फैला है। बोकारो जो बना है ना, बोकारो शहर, यही यही बनाया है, यही कंपनी, नहीं तो बोकारो कुछ नहीं है, सेल के चलते फैला हुआ है। ठीक है, सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल हो गया। आपने नाम सुना है गेल का? गैस इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपने नाम सुना है इंडियन ऑयल का? आपने नाम सुना है ONGC का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC। ठीक है, आपने नाम सुना है किसका? तो हेल का नाम सुना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये सारी जो महारत्न कंपनियां हैं या मिनी रत्न कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, 14 कंपनी है जो महारत्न और मिनी रत्न है। ठीक है, ये सब क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, और भी बहुत सारा है। भेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, BH, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये सब कंपनी है। ये सब कंपनी पहले सरकारी था, अभी जो है सार्वजनिक क्षेत्र बन गया। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSU। क्या बोलते हैं? PSU जॉब, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि पब्लिक सेक्टर है, इसका जितना ज़्यादा दाम बढ़ेगा घटेगा, मार्केट के अकॉर्डिंग इसका दाम बढ़ता रहता है, घटता रहता है। ठीक है,
ये क्या है, मार्केट के अकॉर्डिंग, यानी कि स्टॉक मार्केट का नाम सुने होंगे अब आपने। स्टॉक मार्केट क्या है, अगर मार्केट प्राइस में इसका दाम बढ़ेगा तो इसका एक स्टॉक ज़्यादा में बिकेगा, अगर मार्केट प्राइस में इसका दाम घटेगा तो एक स्टॉक इसका जो है कम में बिकेगा। सेम अभी सभी इसी तरह से चल रही है कंपनी, सब एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है कि हम एक दूसरे को पछाड़ दें और आगे बढ़ें। ठीक है, ये लाया गया, क्यों लाया गया, अगर ये नहीं होता, अगर मान के चलते कि भाई जितना उत्पादन करना है करो, हम आराम से काम करेंगे, इसमें क्या होता है कि आदमी कर्मचारी जो है आराम से बढ़ जाता, अधिकारी लोग आराम से बढ़ जाता। ठीक है, फिर इसका स्टॉक नीचे गिर जाता। मतलब अभी स्टॉक गिर रहा है तो आप ध्यान दे रहा है, कंपटीशन अभी हो रहा है कि कौन आगे बढ़ रहा है, किसका शेयर ज़्यादा महंगा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया है, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट बना दिया गया है, गवर्नमेंट से हटा के इसको पब्लिक सेक्टर बना दिया गया। मतलब इसका शेयर जो है सरकार खरीद सकता है, आम आदमी खरीद सकता है, पब्लिक खरीद सकता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में जैसे कि मैं भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, 1500 रुपया महीना, और मैंने भी स्टॉक खरीदा है। ठीक है, मैंने टाटा का खरीदा है, टाटा टाटा का नाम सुने ना। तो मैंने टाटा का शेयर खरीदा है। अगर टाटा का शेयर मार्केट प्राइस ज़्यादा रहेगा तो मेरा जो मतलब अमाउंट है ज़्यादा बनेगा। ठीक है, मैंने भी इन्वेस्ट किया है, मतलब मैं भी उसका कुछ मालिकाना हक रखता हूँ। ठीक है, वही है पब्लिक सेक्टर यूनिट। आप इसको डिटेल में लिख लीजिएगा आराम से समझा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी इंग्लिश वाले अपना अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अंतिम हमारा प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन और भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये क्या है गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन कब हो पाएगा, गरीबी उन्मूलन तब हो पाएगा जब आप घर में बैठ के ताश नहीं खेलिएगा। ठीक है, झारखंड का आदमी क्या करता है, मैं मैक्सिमम देखता हूँ हर गांव में मेरा घर है। ठीक है, घर में भी चलता है यार, ताश खेलता है आदमी, कुछ नहीं है, काम करके आएगा, बैठेगा, ताश खेलने बैठ जाएगा, जुआ खेलने। नानी घर जाता हूँ, वहाँ पर भी देखता हूँ वही हाल। ठीक है, मौसी तो मेरा है ही नहीं, बुआ घर जाता हूँ, फूफू घर, तो वहाँ पर भी यही हाल है। ठीक है, अदर गांव जाके देखता हूँ, मतलब गांव का आदमी ना यही करता है। ठीक है, खेती बाड़ी जो करता है, उसको पैसा से ज़्यादा मतलब नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, आराम से मौज करो, जुआ खेलेगा और शाम को आके दारू पिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इससे हमारा इंडिया डेवलप करेगा, नहीं करेगा, अमीर बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, हालांकि मैं भी गांव से हूँ, मैं भी नहीं करूँगा, पहले तो मुझे ही फॉलो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो गरीबी उन्मूलन, भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम, पॉवर्टी। ठीक है, एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्या है, ऐसा पूछ सकता है, या फिर भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस स्तर तक रोजगार सृजन कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है, या फिर पूछेगा कि भारत में गरीबी उन्मूलन का प्रभाव क्या रहा, भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रभाव क्या रहा, भारत में गरीबी और रोजगार को कैसे समाप्त किया जा सकता है। कुछ भी क्वेश्चन आए गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन से, आपको आंसर करना है। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत प्रयास करती है, बट आदमी भी सफल नहीं होने देता है। मैं मानता हूँ कि सरकार निकम्मी है, लेकिन जो आदमी है सबसे उससे ज़्यादा निकम्मी है। ठीक है, चलिए, तो हमारा है, भारत में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई। ठीक है, बिल्कुल शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अस्थायी आय के साधन प्रदान करना है, यानी कि कमजोर वर्ग हैं, जितना भी गरीब तबके के हैं, उनको अस्थायी आय मिले, इनकम मिले। ठीक है, जीवन स्तर उनका सुधरे, लेकिन आदमी सुधारना नहीं चाहता है। अच्छा, कोई बताओ तो कि अपना जीवन स्तर सुधारना चाहे तो क्या गवर्नमेंट उसको रोक पाएगी, ना सरकार रोक पाएगा, ना आम आदमी रोक पाएगा, ना उसका दोस्त लोग रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। ठीक है, आलस से आपका दुश्मन है, आपका दुश्मन है आपकी कमजोरियां। ठीक है, जो मोह करती हैं। चलिए, हालांकि वो सब बोलिएगा तो फिलोसफी बात हो जाता है, लेकिन फिलोसफी बहुत जरूरी है लाइफ में। ठीक है, प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल है। अब देखिए, प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कौन कौन से, इसको नोट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, नरेगा। नरेगा, ठीक है, नरेगा का फुल फॉर्म होता है एन से नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, एस एक्ट, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये नरेगा का फुल फॉर्म है। और एक बार बताइए। हाँ, बता रहे हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये फुल फॉर्म है नरेगा का। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 2005 में बना नरेगा। ठीक है,
और नरेगा में ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया। ठीक है, 100 दिन का रोजगार मिलेगा लोगों को। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कोविड-19 के दौरान जो जितने भी लोग महामारी से ग्रसित थे, ठीक है, उसमें क्या किया गया कि लोगों को अनाज दिया गया, ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान की गई, पैसे दिया गया, अनाज दिया गया। पैसा का तो मालूम नहीं, लेकिन अनाज सबको मिला है लगभग लगभग, ठीक है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या करता है, तो लोगों को अनाज मुहैया दिया कोविड-19 के टाइम में पीड़ित लोगों को, जिनके फैमिली में ऐसा व्यक्ति जो उनका दोनों चला गया, ठीक है, पेरेंट्स और मतलब माता पिता, तो उनको भी फिर गोद लिया गया, ठीक है। चलिए, फिर एक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। एस से स्वर्ण, जी से जयंती, एस से स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्वरोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। रोजगार सृजन हेतु इसमें क्या किया गया, फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाया गया 2014 में, ठीक है, स्किल इंडिया जिसको नाम दिया गया। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए योग्य बनाया गया। 6 महीना का ट्रेनिंग लो स्किल इंडिया में, ठीक है, स्किल इंडिया में 6 महीना का ट्रेनिंग लो और फिर 12,000 15,000 में बाहर काम करने के लिए ले जा रहा है। ये चीज़ गलत है, अपने राज्य में काम दे दो ना भाई, ठीक है। स्किल इंडिया सही चीज़ है, लेकिन इसमें जो है मतलब आउट ऑफ स्टेट लिया जा रहा है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें भी गलत है, ठीक है। हालांकि जिनको कुछ काम नहीं, उनसे अच्छा तो कि भाई कहीं भी काम कर लो, ठीक है। तो एक हद तक ये भी सहायता करता है। मुद्रा योजना स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा दे रहा, ये नहीं मिल पाता है। मुद्रा योजना क्या है कि रोजगार के लिए आपको ऋण देना, लेकिन ये ऋण नहीं मिल पाता है आम आदमी को। यह जो है अमीर आदमियों के खाते में चला जाता है। बैंक लोग आम आदमी को ऋण नहीं देगा, जाके देखिए, आपको घुसने तो मिलेगा नहीं। खास करके बैंक ऑफ इंडिया, आप लोग के गांव की तरफ बैंक ऑफ इंडिया का क्या हाल है बताइएगा कमेंट में। कैसा भीड़ रहता है, हम लोग के बोकारो में बाप वो कुटा कुटी भीड़ रहता है जी, ठीक है। घूस पैसा निकालना तो दूर की बात, घुसना हमको सोचते हैं कि भाई बैंक ऑफ इंडिया से हम घुस पाएंगे, नहीं घुस पाएंगे। इसलिए मैं बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ऑफ करवा दिया और एसबीआई में खुलवा लिया, ठीक है। सोच रहा हूँ एक पीएनबी में भी खुलवा लूँ, पंजाब नेशनल बैंक में। चलिए, ठीक है। तो मुद्रा योजना, स्वरोजगार योजना के लिए ऋण सुविधा, ये सब चीज़ें हैं। फिर मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इसमें जो है औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित किया गया। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, स्टार्टअप किया गया। सरकार ऋण दे रही है, लेकिन बैंक लोग जो है ना खा जा रहा है, ठीक है। इन कार्यक्रमों में कई क्षेत्रों में सुधार लाया गया, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी अभी भी प्रमुख समस्या है। सतत विकास और आर्थिक समावेशी नीतियाँ भी बनाई गई। तो अब बात आता है कि निष्कर्ष लिखिएगा आप लोग, कंक्लूजन। हर एक चीज़ में, प्रत्येक प्रश्न में अपना अपना आप लोग कंक्लूजन दीजिएगा, ठीक है। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब अपना ज्ञान वहाँ पे उड़ेलना है। अपना ज्ञान क्या दीजिएगा कि जब तक भारत का आदमी खुद से ना सोचे कि हम अपने पैरों पे खड़ा हूँ, अपना का व्यापार जब तक से ना सोचें कि हम अपना व्यापार करेंगे, ठीक है। जब तक जॉब के पीछे भागते रहेंगे हम लोग गरीब रहेंगे, ठीक है। जब हम लोग खुद का व्यापार करना शुरू करेंगे, खुद का स्टार्टअप करना शुरू करेंगे, खुद का कुछ काम करना शुरू करेंगे, तभी हम जो है अमीर बन पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम अपने जो घर में बैठे रहते हैं कि अरे भाई चलो ना, जितना हो रहा है काफ़ी है, ऐसा अगर सोच रखेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आय विषमता को दूर करना है तो हमें जो है थोड़ा सा विनम्र भी बनना पड़ेगा, मतलब कि अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं उसको भी हेल्प करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, ये जो नरेगा है इसका चेंज किया गया है, नाम क्या किया गया है नरेगा का नाम अभी कर दिया गया है मनरेगा, ठीक है। मनरेगा महात्मा गांधी मनरेगा, ये क्या है, तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो नरेगा है ना, बस इसमें एम लगा दीजिए, ठीक है। नरेगा को मनरेगा बना दिया गया है, मनरेगा, यहाँ से हो जाएगा मनरेगा, ठीक है। नाम बदल दिया गया है नरेगा का और मनरेगा कर दिया गया है, ठीक है। इसके तहत बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है इनका, रोजगार सेवक, सुना है, हाँ।
रोजगार सेवक 12th पास का फॉर्म आता है। मैं बताता हूँ यार वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी अपडेट हमारा दूसरा चैनल है सागर साहब वाला। आप बोलते हैं भाई साहब आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी मत करो और फिर एक तरफ वैकेंसी वीडियो भी बनाते हैं। हाँ बनाता हूँ, ठीक है। क्यों बनाता हूँ? क्योंकि वैकेंसी वीडियो भी बनाना पड़ेगा ना, मैं नहीं बनाऊंगा तो कोई और बना देगा। अगर नहीं बताऊंगा तो फिर वो क्या होगा कि देखिए अगर लोगों को जानकारी नहीं रहेगा ना तो उसका फ़ायदा कौन उठाएगा मालूम है? फिर बिचौलिया लोग उठाएगा। इसलिए रोजगार करो, लेकिन 2 साल के अंदर होता है गवर्नमेंट सर्विस तो ठीक है, ठीक है, मतलब अंडर 23 और मैक्सिमम मान के चलते 25 बहुत ज़्यादा उम्र हो जाता है यार। 25 साल तक अगर आपका सर्विस होता है ना तो ठीक है, नहीं होता है तो अपना कोई बिजनेस धंधा शुरू कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, बहुत से लोग इंक्रीज करता है कि नहीं 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 तुम जॉब करो सरकारी नौकरी लो, बुड़बक पागल, पागल कर देगा उसको तुम, ठीक है। हाँ एक सीमा होती है, सबसे अच्छी सीमा अगर बोलिएगा तो मैं बता दिया कि 25 साल से एक दिन भी आप ज़्यादा नहीं दीजिएगा। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मत करो। और मैं तो कहूँगा यार बिजनेस सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी है। बाकी आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे कितना एज होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ये एज सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप भी इस एज में कुछ ना कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस के चक्कर में जाइएगा तो फिर आप बुढ़ा जाइएगा, इसलिए इस एज तक कुछ ना कुछ कर लेना है। 23 से पहले गवर्नमेंट सर्विस लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो अपना कोई बिजनेस धंधा देख लो, क्योंकि आपको इसमें भी जाना है फिर, ठीक है। सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कीजिएगा दोस्त। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा क्वेश्चन आज का, और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है मालूम है? चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, किसको किसको आंसर पता है, ठीक है। हमारा है कि आ, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, किस राज्य में है लोवेस्ट पॉपुलेशन? बताऊंगा, ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन क गोवा, ठीक है, ऑप्शन क गोवा। ऑप्शन ख सिक्किम, सिक्किम। ऑप्शन ग, ऑप्शन ग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और ऑप्शन घ, ऑप्शन घ मेघालय। चलिए बताइए कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। जब आप बताइएगा पॉपुलेशन वाला में तो बता दीजिएगा इसको भी कि इस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, और सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश है, आप सबको मालूम है, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और 2 हमारा बचा हुआ है यूनिट, दोनों को मैं करा दूंगा शाम तक, और 1 यूनिट दे दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। आराम से पढ़िए, मूवी वगैरह देखिए। एक मूवी देख लीजिएगा, मैं नाम बता रहा हूँ, सरदार उधम सिंह, सरदार उधम सिंह, ठीक है। इस मूवी को आप देख लीजिएगा, अच्छा है। बाय।